साहित्य की श्रृंखला से खुद को जोड़े रखना किसी पत्ते का अपने पेड़ और जड़ों के जुड़ने जैसा होता है। कहानियां हमें दूसरा मौका जरूर देती हैं, मगर जिंदगी नहीं। और कहानियां हमें वक्त की महत्वाकांक्षाएं और समाज से अवगत कराती हैं। और फ्राइडे फेबल्स का यह प्रयास रहा है और हमेशा रहेगा कि हमें कहानियों द्वारा मनुष्य को अपने आत्म भावों और कल्पनाओं से सदा जोड़े रखना। नमस्कार, मैं नेहा, फाइनल ईयर की स्टूडेंट इन पीजीसी 42, और कुछ कविताएं और कहानियों द्वारा अपनी बेरंग कल्पनाओं को रंग की कल्पनाओं से सदा कोरे पन्नों पर लिखने का प्रयास करती रहती हूँ। मैं आज के महफिल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिनकी कहानी मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे ये बताने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं उन्हीं की जन्मभूमि पर आज खड़ी हूँ। और जिनकी कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये कहानी लिखी गई है अमृता प्रीतम जी द्वारा। एक अंतर्व्यथा, नीचे के कपड़े। अमृता जी के व्यक्तित्व में जो साहस था, सामाजिक वर्जनाओं के विरुद्ध जो विरोधी भावना थी, वह बचपन के दिनों से ही थी। धार्मिक पिता का दबाव था तो समाज की अपेक्षाएं थी, लेकिन वे इन सब से इत्र हर रात सामाजिक किलों से आजादी के सपने देखा करती। वह कहती हैं, मेरी सारी रचनाएं, क्या कविता, क्या कहानी और क्या उपन्यास, मैं सब जानती हूँ। ये एक नाजायज बच्चे की तरह है। मेरी दुनिया की हकीकत ने मेरे मन के सपने से इश्क किया है। उनके वर्जित मेल से यह सब रचनाएं उपस्थित हुई हैं और हमेशा पैदा होती रहेंगी। मेरी आज की कहानी की पेशकश भी कुछ इसी प्रकार की है। एक औरत के संघर्ष की है, जो खुद को सही साबित करने के लिए अमृता जी से अपने संपूर्ण जीवन की कल्पनाओं और संघर्ष को पन्नों के ऊपर लिखने को कहती है। आशा करूंगी कि आप सभी के समक्ष इसको सही ढंग से प्रस्तुत कर पाऊं। अंतर्व्यथा, नीचे के कपड़े। जिसके मन की पीड़ा को लेकर मैंने एक कहानी लिखी थी, नीचे के कपड़े, उसका नाम भूल गई हूँ। कहानी में सही नाम लिखना ही नहीं था और उससे एक बार ही मुलाकात हुई थी, इसलिए नाम भी याद से उतर गया। जब वह मिलने आई थी, बीमार थी, खूबसूरत थी, पर रंग और मन उतरा हुआ था। वह एक ही विश्वास को लेकर आई थी कि मैं उसके हालात पर एक कहानी लिख दूं। मैंने पूछा, इससे क्या होगा? तो कहने लगी, जहां वो चिट्ठियां पड़ी हैं जो मैंने अपने हाथों से नहीं फाड़ सकती, उन्हीं चिट्ठियों में वो कहानी भी रख दूंगी। मुझे लगता है मैं अब बहुत दिन जिंदा नहीं रहूंगी, और बाद में जब उन चिट्ठियों से कोई कुछ जान पाएगा तो मुझे वह नहीं समझेगा जो मैं हूँ। आप कहानी लिखेंगी तो मैं भी उन्हें वहीं रख दूंगी। हो सकता है उसकी मदद से कोई मुझे पहचान ले, मुझे समझ ले, मेरी पीड़ा को संभाल ले। मुझे और किसी की कोई फिक्र नहीं है, पर मेरा एक बेटा है। वह अभी बहुत छोटा है, वह बड़ा होगा तो मैं सोचती हूँ कि बस वह मुझे गलत ना समझे। उसकी जिंदगी के हालात सचमुच बहुत उलझे हुए थे। मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे समेट पाऊंगी। लिखने का वादा तो नहीं किया, पर कहा कि कोशिश करूंगी। मैं बहुत दिन अब कहानी नहीं लिख पाई। सिर्फ एक एहसास सा बना रहा कि उसका बच्चा मेरे जहन में बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा कि अब बहुत सी चीजें उसके हाथ लगने लगी हैं, और तो वह हैरान उन्हें बस देखे जा रहा है। कहानी प्रकाशित हुई और बहुत दिन गुजर गए। मैं जान नहीं पाई कि उसके हाथों तक पहुंची भी होगी या नहीं। सब वक्त के सहारे छोड़ दिया। उसका कोई अता पता मेरे पास था ही नहीं,
तो पता कहाँ से लगाती। एक अरसा गुजर गया जब एक दिन फोन आया। दिल्ली से नहीं था मगर कहीं बाहर से था। आवाज थी, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने कहानी वहीं रख दी है जहां मैं चाहती थी। इतने भर लफ्जों से कुछ पकड़ में नहीं आया था, इसलिए पूछ लिया, आप कौन बोल रही है, कौन सी कहानी? जवाब में बस इतनी सी आवाज थी, बहुत दूर से बोल रही हूँ, वही जिसकी कहानी आपने लिखी है। नीचे के कपड़े। और फोन कट गया। नीचे के कपड़े। अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि खाना बदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घघरी कभी नहीं उतारती हैं। मैली घघरी बदलनी हो तो सर की ओर से नई घघरी पहनकर अंदर से मैली घघरी उतार देती है। और जब किसी खाना बदोश औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को स्नान कराते समय भी उसके नीचे की घघरी सलामत रखी जाती है। कहते हैं उन्होंने अपनी कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में अपनी मोहब्बत का राज खुदा की मखलूक से छिपा कर रखा होता है। वहां वे अपनी पसंद के मर्द का नाम गुदवा कर रखती है जिसे खुदा की आंख के सिवा कोई नहीं देख सकता। और शायद यही रिवाज मर्दों के तहमदों के बारे में भी होता होगा। लेकिन ऐसे नाम गोदने वाला जरूर एक बार औरत और मर्दों की कमर की लकीर देखता होगा। उसे शायद एक पल के लिए खुदा की आंख नसीब हो जाती होगी, क्योंकि मैं खुदा की मखलूक की गिनती में नहीं जाता। लेकिन मेरी आंख को खुदा की आंख वाला शाप क्यों मिल गया? मैं अपने सामने ऐसी औरतों और मर्दों को क्यों देख रहा हूँ जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा, जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है। कल से माँ अस्पताल में है। उसके प्राण उसकी सांसों के साथ कभी डूब रहे हैं तो कभी उतर रहे हैं। ऐसे पहले कई बार हुआ है, मगर 2 बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था, पर इस बार शायद उसके मन को जीने का विश्वास नहीं बन रहा है। अचानक उसने उंगली में से हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देखकर कहा कि मैं घर जाकर उसके लोहे वाली अलमारी में रख दूं। अस्पताल में अभी दादी भी आई थी, पापा भी, मेरा बड़ा भाई भी। लेकिन माँ ने न जाने क्यों यह काम सिर्फ मुझे सौंपा, उन्हें नहीं सौंपा। हम सब लौटने लगे थे जब माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा। सब चले गए तो उसने तकिए के नीचे से एक मुसा हुआ रुमाल निकाला जिसके कोने से 2 चाबियां बंधी हुई थी। रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने की उसमें शक्ति नहीं थी, इसलिए वह गांठ मैंने खोली। तब एक चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझसे यह काम सौंपा कि मैं उसके हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूं। यह भी बताया कि अंदर वाली चाबी मुझे उसी अलमारी के एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी। और फिर माँ ने धीरे से यह भी कहा कि मैं बम्बई वाले चाचा जी को एक खत डाल दूं दिल्ली आने के लिए। और दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख ली। और जिस तरह तकदीरें बदल जाती हैं, उसी तरह चाबियां भी बदल गई। घर में रोज के इस्तेमाल की माँ की एक ही अलमारी थी, लेकिन फालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और भी अलमारी थी जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। पापा के ट्रांसफर के समय वह अलमारी लगभग टूट ही गई थी, पर माँ ने उसे फेंका नहीं था। और साकड़ भाकड़ वाली अलमारी
उस अलमारी को फालतू कपड़ों के लिए रख लिया था। घर पहुंचकर जब मैं माँ की अलमारी खोलने लगा तो वह खुलती ही नहीं। चाबी भी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी। हाथ में थामी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल कर रखना था, इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी खोल ली। यह चाबी उस अलमारी की थी। इस अलमारी में भी अंदर का खाना था। मैंने सोचा उसकी चाबी भी जरूर इसी अलमारी के किसी डब्बे में ही मिलनी होगी और मैं फटे पुराने कपड़ों की तह खोलने लगा। पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो माँ ने शायद उनका सुच्चा सुरमा बेचने के लिए रखे हुए थे, और पापा के गरम कोट भी थे जो शायद बर्तनों से बदलने के लिए माँ ने संभाल कर रखे हुए थे। मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरत से माँ को एक पुराने कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए देखा था, पर मैं हैरान हुआ। माँ ने भी सब टूटे हुए खिलौने भी रखे थे जिनसे मैं बचपन में खेला करता था। देखकर एक दहशत सी आई। चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी इस तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो, और उस भयानक दुर्घटना से उसके सभी मुसाफिर घायल हो गए हो। जो एक प्लास्टिक की गुड़िया आग से कानी हो गई थी, रबड़ का हाथी जिसकी सूंड बीच में से टूट गई थी, मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टांगे जैसे कट गई हो, और कुछ खिलौनों की सिर्फ टांगे और बाहें बिखरी पड़ी थी, जिसे उनके धड़ और सिर उखड़कर कहीं दूर जा पड़े हो, और जब उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था। मेरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई। देखा कि इन घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिवजी की मूर्ति थी जो दोनों बाहों से लूंजी हो गई थी, और ख्याल आया जैसे देवता भी अब अपाइज होकर बैठा हुआ है। जहां तक याद आया, लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता होगा। बड़े भाई के जन्म के 7 बरस बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे बहुत लाड हुए। तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी, इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े और खिलौने खरीदे जाते थे। लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे हुए खिलौनों की माँ को क्या जरूरत थी, समझ में नहीं आया। सिर्फ खिलौनों ही नहीं, मेरे फटे हुए कपड़ों में भी तहें लगी हुई थी। टूटे हुए बटने वाले छोटे छोटे कुर्ते, टूटे हुए तनियों वाले झबले और फटी हुई जुराबें भी। और फिर मुझे एक रुमाल में बंधी हुई वह चाबी मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी उसमें रख दूं। यही वह घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे के पहनने वाले कपड़े पड़े हुए थे, और अचानक मेरे सामने वे लोग आकर खड़े हो गए जिनके सिर भी ढके हुए हैं, बाहें भी, ऊपर के शरीर भी, लेकिन कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं है। प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा, मालूम नहीं। मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है, पापा भी है, बम्बई वाले चाचा भी, और कोई एक मिसेस चोपड़ा भी, और एक कोई मिस नंदा भी जिन्हें मैं जानता तक नहीं। और खोए हुए होश से मैंने देखा कि उनके बीच में कहीं मैं भी गुच्छा सा बनकर बैठा हुआ हूँ। न जाने यह कौन सा युग है, शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी, जब लोग पेड़ों के पत्तों में अपने आप को लपेटा करते थे और फिर पेड़ों के पत्ते
कागज जैसे कब हो गए नहीं जानता। अलमारी के खाने में सिर्फ कागज पड़े हुए थे, बहुत से कागज जिन पर हर एक के तन के व्यथा लिखी हुई है, तन के ताप जैसी, तन के पसीने जैसी, तन की गंध जैसी। ये सब खत है बम्बई वाले चाचा जी और सब मेरी माँ के नाम। तरह तरह की गंध मेरे सर को चढ़ रही है। किसी किसी खत से खुशी और उदासी की मिली जुली गंध उठ रही है। लिखा है, वीनू, जो आदम और हवा खुदा के बहिश्त से निकल गए थे, वह आदम मैं और हवा तुम थी। किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है। लिखा है, वीनू, मैं समझता हूँ कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा जिस्म मेरी नजरों में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिवजी की गंगा को जटा में धारण कर सकता हूँ। किसी खत से निराशा की गंध उठ रही है। मैं कैसा राम हूँ जो अपनी सीता को रावण से छुड़ा नहीं सकता। न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगे भाई बना दिया। किसी खत से दिलजोई की गंध उठ रही है। वीनू, तुम मन में गुनाह का एहसास ना किया करो। गुनाह तो उसने किया है जिसने मिसेस चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारी जैसी पत्नी को बिसार दिया था। और अचानक एक हैरानी की गंध मेरे सर को चढ़ी जब एक खत पढ़ा। तुम मुझसे खुश नसीब हो वीनू, तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी अपना बेटा नहीं कह सकूंगा। और अधिक हैरानी की गंध से मेरे सर में एक दरार पड़ गई जब एक दूसरे खत में मैंने अपना नाम पढ़ा। लिखा था, मेरी जान वीनू, अब तुम उदास न हुआ करो। मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ। दिन में मैं तुम्हारी गोद में खेलता हूँ और रात में तुम्हारे पास सोता हूँ। सो मैं जिंदगी के 19 बरस में जिसे पापा कहता रहा, अचानक उस आदमी के वास्ते यह लफ्ज मेरे होठों पर झूठा पड़ गया। बाकी के खत मैंने पूरे होश में नहीं पढ़े, लेकिन इतना जाना कि जन्म से लेकर मैंने जो भी कपड़ा अपने शरीर पर पहना है, वह सब माँ ने कभी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था। मिट्टी का खिलौना तक नहीं। मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीसें भी मैं घर के खर्च में से नहीं देती थी। यह भी जाना कि बंबई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जिनके लिए कई खतों में माफिया मांगी गई है, और उस सिलसिले में कई बार किसी मिस नंदा का नाम लिया गया था, जो खत लिखने वाले की नजरों में एक आवारा लड़की थी जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या भंग की थी। और कई खतों में माँ को झिड़कियां सी दी गई है कि सिर्फ उनके मन के वहम है जिनके कारण वह बीमार रहने लगी है। यह माँ, पापा, चाचा, मिसेस चोपड़ा, मिस नंदा कोई भी खाना बदोश के काफिलों में से नहीं थी। पर खाना बदोश की परंपरा शायद सारे मनुष्य जाति पर लागू होती है। सबकी घघरियों और सबके तहमदों पर, जहां उनके शरीर पर पड़ी उनके नेफे की लकीर पर लिखा हुआ नाम ईश्वर की आंख के सिवा कोई और नहीं देख सकता। और पता नहीं लगता कि आज मेरी आंख को ईश्वर की आंख वाला शाप क्यों लग गया है। सिर्फ यह जानता हूं कि ईश्वर की आंख
ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है, लेकिन इंसान के चेहरे पर लग जाए तो शाप हो जाती। कहानी समाप्त तो हो गई है, पर हमारे मन में एक ऐसा सवाल छोड़ गई है कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। जब उसके बेटे को पता लगा होगा तो उसने अपनी माँ के लिए क्या किया होगा, उसके संघर्ष की क्या परिभाषा उसने अपने समाज के सामने रखी होगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और अगर आप सबके मन में भी कोई विचार है तो जरूर हमारा साथ दें और हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।